वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 240 है। तो हम इम्प्लाइड पावर ऑफ कंपनी के वो डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं, वो क्या हैं, और उस पर जो जनरल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे पहले। फिर कुछ स्पेसिफिक गेन्स हैं जिनको डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करने पर लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्शंस मेंशन है। उन स्पेसिफिक गेन्स पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो कौन से गेन होते हैं, इस पर हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे। तो वन बाय वन इन दोनों पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्लाइड पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड। अगर किसी कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन हो, फिर तो वो कंपनी बेसिकली डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अब ऐसी रिस्ट्रिक्शन कब होती है? हमने सेक्शन 42 पढ़ा था, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, और ऐसी एसोसिएशन जो चैरिटेबल पर्पजेज के लिए होती हैं, उनके लिए लॉ में रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो बहुत सारी कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स जो है वो उसमें प्रोहिबिट करनी पड़ेगी। तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाली जो कंपनीज हैं उनके अंदर तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रोहिबिटेड होती है, तो उसमें तो नहीं कर सकते। उसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास एक इम्प्लाइड पावर है टू यूज इट्स प्रॉफिट्स टू पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। यानी अगर उनके फिर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में ये बात लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, स्टिल ये इम्प्लाइड है कि वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड की। तो इन शॉर्ट क्या पॉइंट बना, हम ये कहते हैं कि जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है वो नहीं कर सकते, और बाकी तमाम कंपनीज की इम्प्लाइड पावर है कि वो अपने शेयर होल्डर को, अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे कर सकते हैं। यहां पर वर्ड शेयर होल्डर की जगह मेंबर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी में भी डिविडेंड दिया जा सकता है जिसमें शेयर्स ना हो, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। फिर एक जनरल रिस्ट्रिक्शन ये है कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देना है। डिविडेंड्स आर पेमेंट्स मेड टू मेंबर्स बाय अ कंपनी आउट ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स की बात करें तो रिटेन अर्निंग या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं। इसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस, शेयर प्रीमियम, इनमें से कैश डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कंसीडर नहीं होते। फर्दर लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टर्स एक अमाउंट रेकमेंड करते हैं और मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं। द कंपनी जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड। जनरल मीटिंग किसकी होती है? मीटिंग ऑफ मेंबर्स। बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट रेकमेंडेड बाय द बोर्ड। अब यहां से ये बात पता चलती है, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अमाउंट रेकमेंड की डिविडेंड की 40 मिलियन, तो शेयर होल्डर एग्जैक्ट 40 मिलियन भी अप्रूव कर सकते हैं। वो 40 मिलियन से कम भी अप्रूव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 मिलियन। वो 40 मिलियन को जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन वो 40 से बढ़ा नहीं सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ, और लॉ ने ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्यों रखी कि जो खुद मेंबर्स हैं, जनरल मीटिंग है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन से आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि कंपनीज के अंदर डिविडेंड पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होती है। डायरेक्टर्स जब कोई डिविडेंड रेकमेंड करते हैं तो वो ये देखते हुए कर रहे होते हैं कि कंपनी में कितने रिसोर्सेज की जरूरत होगी, और उनको जहन में रखते हुए वो बाकी अमाउंट को डिविडेंड के तौर पर जो है रेकमेंड कर रहे होते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी को 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है और डायरेक्टर्स ये रेकमेंड कर रहे हैं कि 40 मिलियन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एज डिविडेंड, और बाकी 60 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बाकी 60 मिलियन के लिए बिजनेस की कुछ ज़रूरियात को देखा होगा। जो बिजनेस में ज़रूरियात होंगी, बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए उन 60 मिलियन की ज़रूरत होगी। अगर शेयर होल्डर्स उस 40 मिलियन से ज़्यादा अप्रूव कर देते हैं, जो कि लॉ अलाउ नहीं करता, तो और लेट्स से कि अगर लॉ अलाउ करता होता तो क्या होता, लॉ अलाउ करता होता तो फिर वो 60 मिलियन पूरे नहीं बचने थे, तो डायरेक्टर्स को फिर बिजनेस की मैनेजमेंट चलाने के अंदर प्रॉब्लम आता। इस वजह से लॉ ने ये रूल रखा कि बोर्ड ने जितना अमाउंट रेकमेंड की है आप उतनी अप्रूव कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते।
नो डिविडेंड शैल एक्सीड। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि इंप्लाइड पावर क्या है कंपनी की और जनरल रिस्ट्रिक्शन डिविडेंड के ऊपर क्या होती है। अब कुछ स्पेसिफिक गेन्स पर जो रिस्ट्रिक्शन हैं उन पर बात करते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये है कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एटसेट्रा। So no dividend shall be declared or paid by a company for any financial year out of profits of the company made from the sale or disposal of any immovable property जैसे लैंड और बिल्डिंग, एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर कंप्राइज इन द अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का यहां पर मतलब है बिजनेस। तो बिजनेस में जो कैपिटल नेचर के एसेट हैं, अब कैपिटल नेचर के एसेट में तो बहुत सारी चीजें, तमाम ही नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। कैपिटल नेचर के एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी भी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी है, सब चीजें हैं। और एनी ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं तो उसमें से कोई एक पूरा बिजनेस सेल करने पे जो प्रॉफिट्स आएंगे उसमें से वो कह रहे हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये बात मुकम्मल यहां पर नहीं होती, इसके आगे इसकी दो ऐसी एक्सेप्शंस आती हैं जिसका मतलब है कि मोस्टली ये वाले प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूटेबल होंगे। अनलेस द बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्ट वेदर होली और पार्टली ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग एनी सच प्रॉपर्टी और एसेट। अब एक बिजनेस काम ही ये करता है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड और बिल्डिंग की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी ये एक एक्सेप्शन आ गई। दूसरा ये उन्होंने कहा कि जी एक्सेप्ट आफ्टर सच प्रॉफिट्स, यानी जिन प्रॉफिट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, एक्सेप्ट आफ्टर सच प्रॉफिट्स आर सेट ऑफ और एडजस्टेड अगेंस्ट लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एनी सच इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कैपिटल नेचर। अब अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए कि हम तो पहले ही ऐसा करते हैं। अगर हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर गेन को प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो लॉस को भी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो हमारे जो गेन और लॉसेज होते हैं वो तो पहले ही सेट ऑफ और एडजस्टेड हो चुके होते हैं। सो सेल और डिस्पोजल के टाइम पर तो हमने प्रॉफिट को भी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया होता है और उनसे रिलेटेड लॉसेस को भी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया हुआ होता है, तो वो तो पहले ही ऐसे नेट होकर एडजस्ट होकर सेट ऑफ होकर शो हो रहे होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में फिर जाहिर बात है कि हम उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि विदाउट एडजस्टमेंट डिविडेंड नहीं देना, लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग में तो हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी है एबीसी लिमिटेड और उनकी रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस शो हो रहा है 520 मिलियन। अब ये 520 मिलियन में ही दिस इंक्लूड्स नेट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एज फॉलोज। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर गेन आया 200 मिलियन का, एक और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लॉस आया 50 मिलियन का, जिसकी बेस पर नेट गेन 150 मिलियन का आ जाता है, जो कि 520 मिलियन में शामिल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कंपनी पूरे 520 मिलियन का डिविडेंड दे सकती है, या ऐसा होगा कि हम कहें कि ये जो 150 मिलियन है इस पे डिविडेंड नहीं दे सकते। अब यहां पर अगर हम नोटिस करें तो जो गेन आया था उसमें से लॉस को एडजस्ट कर दिया गया और लॉस को एडजस्ट करके नेट गेन को इंक्लूड किया गया 520 मिलियन में। तो ये वाला रूल अप्लाई हो गया कि एक्सेप्शन अप्लाई हो गई। जब एक्सेप्शन अप्लाई हो गई तो इसका मतलब है कि हम उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। तो ये कंपनी पूरे 520 मिलियन पर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। यहां पर जो गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी शामिल है, हालांकि रिटर्निंग में उस पर भी डिविडेंड दिया जा सकता है क्योंकि उसको सेट ऑफ किया जा चुका है अगेंस्ट द रिलेटेड लॉसेस। तो ये एक पहली रिस्ट्रिक्शन थी जिस पर हमने एग्जांपल भी अमाउंट के साथ डिस्कस कर ली। फिर एक और रिस्ट्रिक्शन है गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर हम अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं IAS 40, जिसका टाइटल भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो IAS 40 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि अकॉर्डिंग टू IAS 40 जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर गेन आता है, गेन आए चाहे लॉस आए, लॉस वाली तो सिचुएशन वैसे ही और बात है क्योंकि उसमें तो प्रॉफिट्स होंगे ही नहीं। गेन अगर आ जाता है अनरियलाइज्ड होता है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर कि वैल्यू बढ़ गई आपकी प्रॉपर्टी की, अभी आपने प्रॉपर्टी सेल नहीं की, तो वो जो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू होता है उसका गेन हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉग्नाइज करते हैं IAS 40 के मुताबिक अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। कंपनीज एक्ट उस गेन को रियलाइज कंसीडर नहीं करता। कंपनीज एक्ट कहता है कि ऐसे गेन में से जिसको आपने हालांकि प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। अब इस पर भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है काशिफ लिमिटेड KL। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक कंपनी ने एक्वायर की 50 मिलियन की, ईयर एंड पर उसकी फेयर वैल्यू हो गई 58 मिलियन। तो IAS 40 अप्लाई करते हुए ये कंपनी प्रॉफिट और लॉस में 8 मिलियन का, यानी 50 से
58 मिलियन की वैल्यू हुई है, तो जो 8 मिलियन का गेन आया है ये इन्होंने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो क्या इस 8 मिलियन के ऊपर जो है, इस 8 मिलियन की अमाउंट में से भी डिविडेंड दिया जा सकता है? तो इसका आंसर है कि नहीं दिया जा सकता। KL कैन नॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ दिस गेन ऑफ ₹8 मिलियन, although the gain would have been included in retained earning। हालांकि ये गेन रिटेन अर्निंग के अंदर शामिल हुआ होगा, लेकिन रिटेन अर्निंग में शामिल है क्योंकि आपने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट की फिगर रिटेन अर्निंग में जाती है, लेकिन इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। बाकी रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड दे सकते हैं, इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। तो ये हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन थी ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो हमारे जहन में होनी चाहिए जब भी हम कोई डिविडेंड से रिलेटेड मैटर को इवेल्युएट कर रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।